Assalamualaikum everyone and welcome to the channel. Before starting the video, please make sure to subscribe to the channel, like and comment on our video and click on the bell icons to get the notification for our latest videos. तो आज का टॉपिक है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम या CNS हमारे पास ह्यूमन बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट, इस पूरी दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट और रिस्पॉन्सिबल पार्ट है। इस कायनात में ह्यूमन शायद एग्जिस्ट ही ना करते अगर ब्रेन ना होता। हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस, सारे ऑर्गन्स रिलेटेड हैं विद आवर ब्रेन और ब्रेन ही के थ्रू सिग्नल्स जाते हैं और इनका आपस में इंटरेक्शन और कनेक्शन बनता है। तो जिस तरह के हमारे पास कोऑर्डिनेशन होती है बॉडीली फंक्शन की, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है कि किस ऑर्गन को किस तरह काम करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही संभालता है। इसमें बेसिक दो पार्ट्स हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेन के मेजर पार्ट्स और उसमें किस पार्ट का कौन सा काम है और क्या अहम मकसद है। तो बेसिकली मेन रीजन्स हमारे ब्रेन के होते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब सबसे पहले फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन हमारे पास सबसे लार्जेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि हायर फंक्शन ऑफ कॉग्निशन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स थॉट्स हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं, वो सारे हमारे फोर ब्रेन करता है। जैसे कि एग्जांपल परसेप्शन या कॉन्शियस थॉट्स वगैरह, हमारे इमोशनल एस्पेक्ट्स, वॉलंटरी एक्शंस, सब हमारा ये रिस्पॉन्सिबल है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में दो मेजर हमारे पास कंपोनेंट्स हैं जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारा आउटर लेयर ऑफ द फोर ब्रेन है और इसमें इन्वॉल्व होता है कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है या जो भी सेंसिटिव प्रोसेस है, यानी कि सेंसेशन जो हम फील करते हैं तो वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के हेल्प से होता है। और जहाँ तक सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर की बात है तो उसमें हमारे पास थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम मौजूद है जो और क्रूशल और वेरियस बॉडीली फंक्शंस और इमोशंस के लिए काम आता है। इसी तरीके से अब हमारा ब्रेन दो हेमिस्फीयर में डिवीजन हुई है, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। इन हेमिस्फीयर को फर्दर लोब्स में भी डिफाइन किया गया है जिनके स्पेसिफिक पार्ट्स हैं और फंक्शंस हैं, लेकिन इन लोब्स को हम अलग एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं वापस लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में। तो बेसिकली जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो हमारे राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, यानी कि जो भी हेमिस्फीयर है वो ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी उसके कंट्रोल में होती है। राइट है तो लेफ्ट को कंट्रोल करेगा, लेफ्ट हेमिस्फीयर है तो राइट साइड को कंट्रोल करेगा। जर्नल चीज़ें जो लेफ्ट हेमिस्फीयर हैंडल करती है उसमें इन्वॉल्व है लैंग्वेज की प्रोसेसिंग, जिस तरह लैंग्वेज सीखते हैं, किस तरह बोलते हैं। हमारे पास कोई भी लॉजिकल थिंकिंग है, कोई भी इंसान अगर मैथमेटिकल स्किल्स में ज़्यादा अच्छा है तो मतलब उसका लेफ्ट हेमिस्फीयर ज़्यादा प्रोमिनेंट है उसके लिए। कोई भी सोच या एनालिसिस या एनालिटिकल थिंकिंग में हमारे पास रिस्पॉन्सिबल लेफ्ट हेमिस्फीयर में होता है। और विद कोऑर्डिनेशन हमारी जो भी हो रही होती है राइट साइड ऑफ द बॉडी की, वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हेमिस्फीयर की तरह है। इसी तरीके से राइट हेमिस्फीयर में हमारे पास जो भी हमारी ये किसी भी इंसान की क्रिएटिविटी की साइड है, आर्टिस्टिक साइड है, और हमारे जो भी अंडरस्टैंड करते हैं हम किसी के भी नॉन वर्बल क्यूज, किसी को ऑब्जर्व करते हैं, किसी के एक्शंस को, तो ये हमारा सारा राइट हेमिस्फीयर काम कर रहा होता है। अब इन दोनों हेमिस्फीयर की कनेक्शन हमारे पास एक बंडल ऑफ नर्व फाइबर के थ्रू होती है। डिफरेंट ढेर सारे लाखों हज़ारों में नर्व्स की फाइबर्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं इन हेमिस्फीयर के दरमियान में, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ये हमें मदद करता है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन दोनों साइड्स की एक दूसरे एक्सचेंज करने में।
अब बहुत ज़रूरी है कि हम अंडरस्टैंड करें किस तरह कौन सा हेमिस्फीयर कहाँ पे लोकेटेड है, क्योंकि जितने भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स हैं, फंक्शंस है, सारे इंटरेक्शन की वजह से और जो भी ओवरऑल एक इंसान की बिहेवियर या कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती है, ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं हेमिस्फीयर की वजह से मुकम्मल या पूरी होती है। अब सेकंड पार्ट ऑफ द ब्रेन पे हम आते हैं, जो कि है मिड ब्रेन। ऑल्दो मिड ब्रेन छोटा सा पार्ट है, बट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें हमारे पास सेरेब्रम, पॉन्स और मेड्यूला मौजूद है। ये हमारे पास फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन इन दोनों के दरमियान में पाया जाता है। और मिड ब्रेन जो है बहुत ही क्रिटिकल होता है। हमारे पास एक तरह का रिले स्टेशन या रिले सेंटर है, जो कि सेंसरी और मोटर पाथवेज को कंट्रोल कर रहा होता है। और जो भी हमारे पास इस तरह के फंक्शन मौजूद है, जिस तरह के विजन हो गया, हियरिंग हो गया, मोटर कंट्रोल हो गया, या कॉन्शियसनेस कि हम किस तरह अलर्ट हैं या किसी भी चीज़ को एनवायरनमेंट में देख रहे हैं कॉन्शियसली, तो ये सारी चीज़ें हमारी मिड ब्रेन ही ऑब्जर्व करता है और उसको संभालता है। फिर आते हैं हाइंड ब्रेन पे। हाइंड ब्रेन हमारे पास वन ऑफ द मेजर पार्ट्स है ब्रेन का, और इसमें ये बेसिकली हमारे ब्रेन के पिछले हिस्से यानी कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन यानी कि पीछे की तरफ मौजूद है। और इसमें हमारे पास जो भी हमारी बॉडी की ब्रीदिंग, हार्ट रेट, बॉडी की बैलेंस कोऑर्डिनेशन की किस तरह हम वॉक करते हैं, बैलेंसिंग रखते हैं, तो ये हाइंड ब्रेन का काम होता है। और उसके अलावा जो भी हमारी इंफॉर्मेशन बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचती है, वो हाइंड ब्रेन की मदद से ही पहुंचती है। अब हमारे पास हाइंड ब्रेन के जो मेन पार्ट्स हैं, वो सबसे पहले है मेड्यूला। मेड्यूला ऑब्लिंगुएटा इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में हमारे पास सबसे रिस्पॉन्सिबल होता है वो कोई भी फंक्शंस जो ऑटोमेटिकली हो रहे होते हैं, जैसे हम ऐसा अवेयर नहीं होते। एज इफ फॉर एग्जांपल हमारी ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, ये सारे फंक्शंस खुद ब खुद हो रहे होते हैं, सिर्फ हम जब चाहते हैं तब नहीं होते, ये इनवॉलंटरी एक्शन चलते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेड्यूला संभालता है। और इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड अदर ब्रेन स्ट्रक्चर्स। पॉन्स हमारे पास छोटा सा एरिया है जो कि मेड्यूला के अबव लोकेटेड है, और ये भी हमारे पास सेरेब्रम और सेरिबेलम के दरमियान सेंसरी इंफॉर्मेशन पास करता है। और इसका मेजर रोल है कि स्लीप को रेगुलेट करे, सांस लेने में हेल्प करे, या जो भी हम फेशियल एक्सप्रेशंस बनाते हैं तो उसमें वो मदद करे। तो अगर किसी की फेशियल एक्सप्रेशन में कोई इशू है या वो नहीं कर शो कर पाता, तो बेसिकली शायद उसके पॉन्स में कोई ना कोई डिफेक्ट पाया जा रहा है। सेरिबेलम हमारे पास पॉन्स के भी पीछे मौजूद होता है, और ये सारी हमारी वॉलंटरी मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है। हमारा जो पोस्चर है, बेसिकली पोस्चर को सेरिबेलम कंट्रोल करता है। जो भी हमारी मोटर स्किल्स हैं और मूवमेंट्स हैं, ये सेरिबेलम की ही हेल्प से होता है कि वो प्रॉपरली उनकी एग्जीक्यूशन हो और हमारी मूवमेंट स्मूथ और प्रॉपर हो। ये सारे ब्रेन और सारे इंक्लूडिंग हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, इन सबको मिला के ही हमारी बॉडीली फंक्शन मुमकिन होती है, और ये दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी से कम्युनिकेट भी करते हैं। फिर हम आते हैं द रेटिक्यूल एक्टिवेटिंग सिस्टम पे, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है जो कि ब्रेन स्टेम पे पाया जाता है, और स्पेसिफिकली मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला के एरिया में। तो असल में ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम करता ये है कि जो भी हमारी अलर्टनेस है, वेकफुलनेस है, यानी कि कोई भी इंसान कॉन्शियस है, तो उस सब को ये संभालता है।
और हमारी जो भी बॉडी में सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है उसको समझे फिल्टर आउट करता है, प्रोसेस करता है और बाकी बॉडी के तक पहुंचाता है। और जो जो यानी कि बेसिक हमारे पास सेंसरी इंफॉर्मेशन जो ज़रूरी होता है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचाता है। यानी कि अगर आपको कोई चीज़ गर्म लगी है, आपके फिंगर्स पे फील हुई है, तो ये दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द रेटिकुलर सिस्टम कि वो इंफॉर्मेशन सेंसरी हमारी फ़ौरन सेरेब्रल के पास जाती है और वो हमें फ़ौरन एहसास होता है कि ठीक है, हमें उस गर्म चीज़ से अपना हाथ फ़ौरन से हटा लेना है। हमारे पास समझें ये RAS सिस्टम जो है ये बेसिकली एक गेट कीपर है जो कि डिसाइड करता है किस तरह का स्टिमुलाई या ब्रेन को अटेंशन देने की ज़रूरत है या नहीं है, या कॉन्शियसनेस जो भी है वो किस लेवल पे होनी चाहिए। इसी तरीके से हमारी वेकफुलनेस या स्लीम वेक ट्रांजिशंस भी इसी की वजह से होती है। अगर हमारा RAS एक्टिव है तो हमारी एक्टिविटी ब्रेन की हाई होगी और हम बहुत ज़्यादा अलर्ट होंगे। लेकिन अगर RAS सिस्टम नहीं एक्टिव तो हम नींद की स्टेट में होंगे। और जैसे कि पहले कहा गया कि वेरियस ब्रेन स्ट्रक्चर को फिज़िकल फंक्शन, सेंसरी परसेप्शन, मोटर कंट्रोल, ये सारी हमें RAS ही हेल्प करता है। लेकिन अगर इस सिस्टम में थोड़ा सा भी डैमेज हो जाए या कुछ हो जाए तो उस पेशेंट को या उस इंसान को बेसिकली कहा जाता है कि वो कोमा में है, उसको कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। यानी कि क्योंकि RAS का इतना अहम मकसद है कि वो आपकी कॉन्शियसनेस को संभालता है, आपकी अवेयरनेस को कंट्रोल करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब बेसिकली वही चीज़ नहीं हो रही होगी तो आप किसी भी चीज़ को या कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी प्रॉपरली कॉग्निटिव में नहीं पहुंच पाएगी और इसीलिए किसी तरीके का भी आपको कॉन्शियसनेस नहीं होगा और अल्टीमेटली इसका मतलब यही है कि वो इंसान कोमा में मौजूद है। आज के लिए इतना ही और हम अगली वीडियो में ब्रेन्स के पार्ट्स को और अच्छे से और नए तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।